हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई होप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। तो अब हमने स्टार्ट करना था स्टेमन का मैंने आपको ओवरव्यू दे देती हूँ फिर से एक बार, और जितना बता दिया था उससे अलग कि स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट वो स्टॉक होता है जिससे वो फ्लावर से अटैच होता है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। ये जो आपका एंड दिख रहा है ये प्रॉक्सिमल एंड होता है जो कि आपके फ्लावर से अटैच होता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। मतलब जो नंबर है इन स्टेमन्स का, मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था कि नंबर ऑफ स्टेमन्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर इन नंबर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वो वेरी करता है फ्लावर टू फ्लावर कि कितने नंबर होंगे या इस स्टॉक की कितनी लेंथ होगी, ये सब फ्लावर्स में डिफरेंट होगी, वेरी करेगी। हर फ्लावर की अपना अपना होता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि सबका सेम होगा, सबका अलग भी हो सकता है। If you were to collect a stamen each from 10 flowers and arrange them on a slide, you will be able to appreciate the large variation in size seen in nature. वही है कि अगर आप बहुत सारे फ्लावर्स के स्टेमन्स को कलेक्ट करोगे, देखोगे, तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिख सकता है हर किसी का। किसी की लेंथ छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है, किसी का साइज़ अलग हो सकता है, स्टेमन का कलर अलग हो सकता है। ये सब आप लोग चेंजेस देख सकते हैं। तो ये सब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहा है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड इल्यूसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स, राइट। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म होगा प्लांट, उसका एंथर कैसा होगा? बाइलोब, मतलब उसमें दो लोब्स होंगे ऐसे। उसमें कैसे होंगे? दो लोब्स होंगे। ये जो आपका दिख रहा है ये कैसा है? बाई लोब स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है? दो लोब्स दिख रहे हैं। बाई लोब्स विद ईच लोब हैविंग टू थीका, मतलब जैसे ये दो लोब्स हैं आपके फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो एक फर्स्ट वाला लोब है, अगर हम इसको खोल के देखें इस लोब को, तो इस लोब में ऐसे दो थीका होंगे। ये क्या होंगे? दो थीका होंगे। तो बाई लोब्ड है तो दो लोब हैं, तो दो लोब हैं तो कितने थीका हो गए? एक में दो थीका है तो दो में कितने थीका हो गए? चार थीका। तो बाई लोब स्ट्रक्चर और कैसा है? डाइथीकस है। डाइथीकस मतलब इसमें चार ऐसे कंपार्टमेंट्स आप मान लो, थीका मान लो, ऐसे ये मिले हुए नहीं होते ऐसे, ये चार थीका होते हैं। एक रूम्स कह सकते हो, थीका मतलब आप रूम्स से समझ सकते हो कि रूम्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the थीका। एक ग्रूव आता है, एक पोर्शन आता है जो कि इन थीका को सेपरेट करता है। द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब ये जो बाइलोब नेचर है, अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो आपको कैसा सेक्शन लेना पड़ेगा? इसका एलएस सेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेना पड़ेगा, जिससे आपको ये इजीली दिख जाएगा। देखिए ये चार कंपार्टमेंट्स आपको, इसके चार रूम्स दिख रहे होंगे। ये क्या है? थीका है। तो ये कैसा है? डाइथीकस है, राइट। नाउ द एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कैसा है? टेट्रागोनल है। और कितनी साइड्स हैं इसकी? फोर साइड्स हैं, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पॉन्जिया। कितने माइक्रोस्पॉन्जिया हो गए? फोर माइक्रोस्पॉन्जिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लो। मतलब जितने आपके थीका हैं उतने ही आपके क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। जैसे ये एक थीका है तो इस थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें अलग, इसमें अलग और इसमें अलग। तो ऐसे ऐसे करके आपके कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए? टोटली 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, ठीक है। तो ये कैसा है? डाइथीकस है, सॉरी बाइलोब्ड है। एक लोब में दो थीकस है तो एक लोब क्या है? बाइथीकस है। और कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, क्योंकि एक एक हर एक लोब में प्रेजेंट है, तो इसलिए 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आर प्रेजेंट, राइट। द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स
फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो थीका में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ये क्या करेगा, डेवलप करेगा। डेवलप करा के क्या बनाएगा, पोलन सेक बनाएगा, जिसके अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे। तो ये एक ओवरव्यू है कि हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम में ही क्या होता है, एक तरीके से पॉलन ग्रेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ही क्या आएगा, पॉलन सैक आएगा, और पॉलन सैक में ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। तो ये एक तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ होता है, इन ईच लोब होता है, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन ग्रेन्स। डेवलप होता है और क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स बनता है। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains। फिर वो क्या होते हैं, पूरी एंथर में अपना डेवलप होते हैं, म्योसिस करते हैं, और फिर क्या बना देते हैं, pollen grains बना देते हैं। हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एक्चुअली में ये दिखता कैसे है। तो इन अ ट्रांसफर सेक्शन एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। कैसा होता है, सर्कुलर इन आउटलाइन। सर्कल तो ये हो गया, नियरली सर्कुलर मतलब कुछ ऐसा दिखता है, राइट। इट हैज़ 4 वॉल लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली आउटर लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। टेपिटम अंदर प्रेजेंट होती है, और जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, वो एपिडर्मिस होती है, ठीक। तो जो आउटर 3 वॉल लेयर्स होती हैं, उनका काम होता है प्रोटेक्शन का। क्या काम होता है उनका, प्रोटेक्शन का काम होता है, और वो हेल्प करती है एंथर को डिहाइस करने में, मतलब पॉलन को रिलीज करने में वो हेल्प करती है, आउटर 3 लेयर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेयर है, जिससे क्वेश्चन भी बनता है आपका, वो है टेपिटम। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, टेपिटम होती है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप हुए हैं, उनको जो नरिशमेंट देती है, जो फूड देती है, वो कौन देती है, आपका टेपिटम देती है। सेल्स ऑफ द टेपिटम, अब ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने आएगी। सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। मतलब कैसा साइटोप्लाज्म होता है, एक तो डेंस गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, और उसमें क्या क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस इस लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporangineous tissue occupies the center of each microsporangium। तो अब जब एंथर क्या होता है, यंग होता है, एक अपनी एज में होता है, यंग एज में होता है, तो क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के मिडल में एट द सेंटर कुछ सेल्स आके अरेंज हो जाते हैं। उन सेल्स को, उन होमोजीनियस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजीनियस टिश्यू। अब देखो टिश्यू क्यों बोल दिया अब हमने, क्योंकि बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो जब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आके अरेंज हो गए हैं, तो अब उन्होंने किस चीज़ का फॉर्मेशन कर लिया है, टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया है, राइट। Microsporogenesis. Microsporogenesis मतलब as the anther develops, the cells of the sporangineous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad। जैसे ही एंथर डेवलप होगा, तो जो ये माइक्रोस्पोरेंजिनियस टिश्यू के जो सेल्स होंगे, वो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। कैसा डिवीजन करेंगे, वो मियोटिक डिवीजन करेंगे। उस मियोटिक डिवीजन से फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड जब अलग हो जाएंगे, वो सब डिहाइस हो जाएंगे, तो क्या बना देंगे, हमारे पॉलन ग्रेन्स बना देंगे, जो कि हमें चाहिए अल्टीमेटली। अब देखिए डायग्राम दे रखा है। फर्स्ट डायग्राम है आपका कवरिंग का, जो सेल्स की आउटर लेयर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, ठीक है। बाकी ये जो स्पॉन्जियस टिश्यू है, वो देखिए यहाँ पे मिडल में दिखा रखा है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके मिडल में क्या है, स्पॉन्जियस टिश्यू है। और ये जो दो थीका होते हैं, इन दो थीका को अटैच करने के लिए क्या लगाते हैं, कनेक्टिव होता है, जो इनको अटैच करके रखता है, तो वो दिखा है। अब देखिए इसका पोर्शन यहाँ पे दिखाया है हमें, इन सेल्स का इन आउटर कवरिंग का पोर्शन हमें यहाँ पे डिटेल में दिखाया है, कि सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, फिर आपका टेपिटम आता है। देखो टेपिटम में एक न्यूक्लियस दिखा रखा है, बाकी तीनों में न्यूक्लियस नहीं है, बट टेपिटम में न्यूक्लियस है, ये बात आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। फिर देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाया हुआ है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, पीएमसी बोलते हैं हम इसको, पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, जो कि आगे जाके क्या करेगा, हमारा पोलन ग्रेन्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेल हो जाता है। अब नीचे वाले डायग्राम में देखिए, तो उन्होंने हमें डिहाइज्ड मैच्योर एंथर दिखाया हुआ है, जिसका मतलब है एंथर जब मैच्योर हो जाता है, तो वो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करके उनको बाहर निकाल देता है, डिहाइज कर देता है।
मैच्योर डिहाइज्ड एंथर बोलते हैं, राइट। As each cell of the spontaneous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen और microspore mother cell। अभी बोल रहे हैं जो हमारा माइक्रोस्पोरेंशियल के अंदर जो हमारा स्पॉन्टेनियस टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं, हर एक सेल कैपेबल है किस चीज़ के लिए, अपना पॉलन ग्रेन डेवलप करने के लिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए कैपेबल है। तो ये बोल रहा है कि हर एक सेल, ईच सेल, ये वर्ड याद रखिए, ईच सेल नीट में बहुत यूज होता है, ईच सेल ऑफ spontaneous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell। तो इसी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ये जो माइक्रोस्पोर बन रहा है इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को किससे बन रहा है, पॉलन मदर सेल से बन रहा है। कैसे बन रहा है, मियोटिक डिवीजन करके बन रहा है, मियोसिस करके बन रहा है, थ्रू मियोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, राइट। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे बनता है। सबसे पहले एक प्रोसेस है किसके फॉर्मेशन का, माइक्रोस्पोर के। कैसे बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, पोलन मदर सेल भी बोलते हैं उसको। कैसे बना, कौन से डिवीजन से बना, तो मियोसिस से बना, राइट। ना देखिए, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। 4 सेल्स का क्लस्टर होता है जिसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, अरेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into a pollen grain। जैसे ही एंथर मेच्योर होगा और अपना वाटर लूज करेगा, डिहाइड्रेट होगा, तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये सब अलग होके क्या बन जाएंगे, अलग अलग बन जाएंगे। इनको ही हम क्या बोल रहे हैं, pollen grains बोल रहे हैं। Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने सारे pollen grains प्रेजेंट हैं जो कि मेच्योरिटी में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो इसलिए pollen grains का नंबर जनरली ज़्यादा होता है। pollen grains क्या, मेल गैमेट्स हैं, तो मेल गैमेट्स का नंबर जनरली ज़्यादा होता है फीमेल गैमेट्स से, क्योंकि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे pollen grains प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, और वो रिलीज हो जाते हैं। नाउ वी हैव pollen grain हियर। pollen grain का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसको अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो pollen grains represent the male gametophytes। pollen grains क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। If you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellow powdery pollen grain on your finger। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under microscope। तो आपको पता है किसी भी प्लांट को छूओगे तो अगर आपको एक पाउडरी स्टिकी सा कुछ चीज़ दिखता है, आपके हाथ में आता है, तो वो क्या है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे डायग्राम्स शो कर रखे हैं, अलग अलग पॉलन ग्रेन्स के डायग्राम्स हैं। दिस वन हैज़ स्पाइंस। स्पाइंस क्यों है, क्योंकि आउटर कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होती है, एक्साइन होती है, एक्साइन के पे स्पाइंस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। Now we have these stages of maturation of pollen grains। ठीक है, यहाँ पे हम टेट्राड दिखा रही है, ये क्या है, pollen grain टेट्राड है। माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने पढ़ा है अभी, वो है। उससे धीरे धीरे कैसे pollen grain बना है, ये उसका प्रोसेस है, ठीक है। देखिए कैसे बना है। सबसे पहले एक नॉर्मल सेल है, उस सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस है। धीरे धीरे जब डिवीजन हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, वैक्यूल डिवाइड कर रहा है। उस वैक्यूल के डिवीजन से अब क्या हो रहा है, आपका स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ अब आपका क्या होता है, दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है आपकी सेल, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। एक्चुअल मेल गैमेट ये क्या होती है, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल किसके लिए होती है, नरिशमेंट के लिए होती है, सिर्फ फूड के लिए प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल बड़ा है, जनरेटिव सेल छोटा है, और ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के, ठीक है। हम इसको, इसमें भी है ये लिखा हुआ है, हम ये सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम पॉलन ग्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं।
तो pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers. कितना साइज होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इसका साइज होता है. कितना छोटा होता है? क्या है ये? डायमीटर है. ठीक है, वैल्यू आप याद कर लीजिए, एमसीक्यू के लिए इजी पड़ेगा. 25 to 50 micrometers in diameters. क्या चीज? pollen grain. It has a prominent two layered wall. कितनी लेयर्ड की वॉल होती है इसकी? 2 layered. The hard outer layer called exine. बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? exine बोलते हैं. किससे बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, जो कि एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है इन द वर्ल्ड. स्पोरोपोलिन एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है वर्ल्ड का, जो कि हाई टेम्परेचर को सहन करता है, कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कर सकता है, एल्कली को कर सकता है. कोई भी एंजाइम ऐसी नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके, खराब कर सके. इज सो फार नो. pollen grains exine has prominent apertures called germ pore. pollen grain के exine पे क्या होते हैं? germ pores होते हैं. germ pores मतलब ऐसे बीच बीच में गैप्स होते हैं. ये क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं, जो कि जिनसे पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होगा. वो आगे की बात है. वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट. तो वो जो लेयर्स हैं इनके बीच में जो गैप है, यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होगा. इस वाली लेयर पे होगा. ये जो बीच में गैप है इन पे नहीं होगा स्पोरोपोलिन. pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen. तो हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉसिल्स की तरह pollen grains को, क्योंकि इनके पास कवरिंग होती है स्पोरोपोलिन, जो कि डिग्रेड नहीं होगी, तो उससे pollen grain खराब नहीं होगा. The exine exhibit a fascinating array of patterns and design. ये बहुत सारे देखो पैटर्न्स दिखा रखे हैं. कुछ में एक्साइन ऐसा होता है, किसी में ऐसा होता है, किसी में ऐसा होता है. सब में अलग अलग कलर्स, अलग अलग डिज़ाइन का पैटर्न हो सकता है एक्साइन का. द इनरमोस्ट वॉल ऑफ द pollen grain इज कॉल्ड इंटाइन. अंदर वाली वॉल को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं. इंटाइन इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. जो अंदर की कवरिंग होती है वो क्या होती है? थिन होती है और कंटिन्यूस होती है, लगातार होती है. इसमें कोई पोर्स नहीं होते. ये सेलुलोज और पैक्टिन की हमारा बनी हुई होती है. राइट. द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो pollen grain का साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और यहाँ पे बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म. When the pollen grain is mature, it contain two cells, the vegetative and the generative cell. अभी आपको मैंने डायग्राम में दिखाया भी था. कितनी सेल्स होती हैं? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल. कब? जब वो मैच्योर होता है. तो 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल क्या है? बिगर है साइज में, अबंडेंट फूड रिजर्व है, फूड के लिए बहुत अच्छा स्पेस है, एक लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है इसका. जबकि जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है. साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में क्या करती है? फ्लोट करती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज स्पिंडल शेप्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. अब देखिए, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, जो pollen grain होता है वो इसी 2 स्टेज सेल में रिलीज हो जाता है. मतलब इन ओवर 60% ऑफ प्लांट्स में क्या होता है? ये इसी स्टेज में ये वाला pollen grain रिलीज हो जाता है. बट इन ओवर 40 प्लांट्स, रिमेनिंग स्पीशीज में जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल gametes and are shaded as 3 cell stage. मतलब ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करेगा माइटोसिस से, जिसकी वजह से 2 मेल सेल्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, जो कि अब रिलीज होगा. तो अब 2 तो जनरेटिव के सेल्स हो गए और एक वेजिटेटिव सेल है. तो कितने सेल्स हो गए? टोटल 3 सेल्स हो गए. तो इसलिए 3 सेल स्टेज पे रिलीज होता है किसी उसमें. Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial affiliations in some people, often leading to chronic respiratory disorders as asthma, bronchitis, etc. मतलब pollen grains से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लंबे समय के लिए, जैसे अस्थमा हो गया, आपका ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब हो सकते हैं. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came to India as contaminated with imported wheat
हैज़ बिकम यूबिक्यूटियस इन अक्रेंस एंड कॉज पॉलन एनर्जी। यूबिक्यूटियस मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है। ये जो पार्थेनियम है ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, एक फॉरेन प्रोडक्ट है जो कि वीट से इम्पोर्ट हुआ है, मतलब गेहूं के सारे ये हमारे इंडिया में आ गया है। और ये क्या होता है, यूबिक्यूटस होता है, हर जगह उग जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, इसके पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी हाई होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। मतलब एनर्जी के लिए एथलीट्स यूज़ कर लेते हैं पॉलन ग्रेन्स को। हॉर्सेस को दिया जाता है ताकि उनमें पावर आए, स्ट्रेंथ आ जाए, फास्टनेस आ जाए, इस चीज़ के लिए। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses, right? उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उनको दिया जाता है। When once they are shed, जब pollen grain once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability। जब तक उनकी viability यूज़ हो जाए उससे पहले उनको पहुंचना होता है फीमेल गैमेट के पास ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। द पीरियड फॉर विच द pollen grain remain viable is highly variable। हर प्लांट के pollen grain का हर अलग अलग वेरिएबल पीरियड होता है। एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है उसका वाइबिलिटी पीरियड, टेम्परेचर कैसा है सराउंडिंग का, क्या ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर क्या है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट, जैसे कि जो राइस हो गया, वीट हो गया, इनमें पॉलन ग्रेन्स की मेच्योरिटी कितनी होती है, 30 मिनट्स तक रहती है इनके रिलीज़ के, 30 मिनट्स तक पॉलन ग्रेन्स वाइबल रहेंगे। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये क्या है, फैमिली नेम्स हैं, रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या होती है, पोटैटो फैमिली होती है, आपको पता होना चाहिए। लेगुमिनेसी आपकी पल्सेस की फैमिली होती है, रोजेसी आपके फ्लावर्स की फैमिली है, रोज़ से पता ही चल रहा है। दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स, इनमें क्या होती है, मंथ्स तक पॉलन ग्रेन्स एक्टिव रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है। You may have heard of strong semen sperms of many animals including humans for artificial insemination। आपने सुना होगा कि जिन मेंस का एनिमल्स में या ह्यूमंस में अच्छा स्पर्म काउंट होता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग सीमेन होता है, उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए रखा जाता है ताकि उनका स्पर्म दिया जा सके और उससे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में उसको इंसर्ट करा के आपके जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए। It is possible to store pollen grains of a large number of species for years। हम pollen grains को store करके रख सकते हैं काफ़ी टाइम्स तक। किस वजह से कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत ठंडा मटेरियल लिक्विड होता है जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ठंडा होगा। Such stored pollens can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding program। तो इसको हम क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, pollen banks की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेमन ख़त्म होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा पिस्टल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही छोटा छोटा हम धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर पढ़ें।